Hello everyone, welcome to Free Study. So third video for Insta March 2020 Current Affairs Compilation. 2 वीडियोस हमने कवर कर ली हैं, 50 पेजेस भी कवर कर लिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी. इसके साथ साथ आप जून 2019 से लेकर आपको सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी. एंड फैब तक पूरा कंप्लीट है. मार्च की 2 वीडियोस अपलोडेड है. ये थर्ड वीडियो है. टोटल 180 पेजेस है. मार्च को मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसी मंथ में इसको कंप्लीट कर दें. एंड जैसे ही अप्रैल मंथ ओवर होगा तो हम अप्रैल के करंट अफेयर्स भी मई मंथ में कर लेंगे. अगर प्रीलिम्स की डेट चेंज नहीं होगी तो मई के करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पर अटैम्प्ट करिएगा. ओके, बिकॉज हमें मई के फिर सभी करंट अफेयर्स नहीं करने होंगे. हम हार्डली 15 या 20 मई तक करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे. इसके साथ साथ आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करते रहें. जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है आप इसी तरीके से मेहनत कीजिए जैसे कि 31 मई को ही एग्ज़ाम हो. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. नाउ गवर्नमेंट इम्पोजेस कर्ब्स ऑन ड्रग एक्सपोर्ट्स. तो इंडिया ने कुछ कॉमन मेडिसिन्स का जो एक्सपोर्ट है उसे बंद कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसे कि पैरासीटामोल एंड इसी तरीके के 25 अदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड ड्रग्स मेड फ्रॉम दैम, क्योंकि शॉर्टेजेस ना हो. बिकॉज आपको पता है कोविड-19 है. अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे और अगर हमारी ही कंट्री में कमी हो गई दैन इट विल बिकम अ पैंडेमिक. तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है. तो ड्रग्स जिनके एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं क्योंकि ये ओवर द काउंटर पेन किलर एंड जो फीवर रिड्यूसर पैरासीटामोल होता है, ड्रग्स रेस्ट्रिक्ट किए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए. इसके अंदर आपका एक तो है मेट्रोनिडेजोल जिसके थ्रू बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है एंड अदर इन्फेक्शंस. इसके साथ साथ विटामिन B1 एंड B12 इंग्रेडिएंट्स. फरवरी में जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने DGFT को पूछा था कि वो ऑर्डर्स इशू करें कि जो 12 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ APIs उनका जो एक्सपोर्ट है वो कम कर दें बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक. अब कंसर्न क्या है, इंडिया जो है वो 20% वर्ल्ड जेनरिक ड्रग सप्लाई करता है एंड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो टोटली डिपेंडेंट है चाइना पर 2/3 केमिकल कंपोनेंट्स के लिए जो उन्हें बनाने पड़ेंगे. एंड कोविड-19 से जो फैक्ट्रीज़ है वो बंद हो गई हैं चाइना के अंदर, जिसकी वजह से सप्लाईज पर फ़र्क पड़ा है एंड शॉर्टेज का डर है. तो जो रेस्ट्रिक्शन है इट हैज़ नॉट गॉन डाउन वेल विद द एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम रहेगी एंड रेप्यूटेशन पर भी असर होगा. APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मीन्स वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि मेडिसिन के अंदर होते हैं. एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पेन को रिलीव करता है दैट इज़ इंक्लूडेड इन अ पेन किलर, इन्हें API कहते हैं. एक छोटा अमाउंट इंग्रेडिएंट का वो ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है एंड मेडिसिन का पार्ट है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकेशन, सभी ड्रग्स अराउंड 2 कोर कंपोनेंट से बने होते हैं दैट इज़ API जो कि सेंट्रल इंग्रेडिएंट है होता है एंड एक्सिपिएंट जो कि सब्सटेंसेस होते हैं अदर देन ड्रग विच हेल्प डिलीवर द मेडिटेशन टू योर सिस्टम. तो एक्सिपेंट्स आर केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस सच एज लैक्टोज और मिनरल ऑयल इन द पिल. तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सिपेंट के अंदर आपका क्या आता है, लैक्टोज और मिनरल ऑयल इन द पिल. Now IBC bill discriminate against होम बायर्स. तो जो रिपोर्ट आई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 वो रखी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन पार्लियामेंट रिसेंटली. ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं इनका कहना है कि जो IBC बिल है वो डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये होम बायर्स को ट्रीट नहीं करता ऑन पार विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी. तो इशू क्या है, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था एक नए क्लॉज के साथ that a threshold of 100 home buyers या फिर 10% of buyers in a residential project whichever is less as a requirement to jointly take the developer to an insolvency court. इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल होम बायर जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर हो वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकता. तो आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड जो बैंक्रप्सी
सेकेंड अमेंडमेंट बिल है 2019, उसका सेक्शन 11 को अमेंड किया गया ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जो कॉरपोरेट डेटर हैं उनको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा CIRP को इनिशिएट करने से अगेंस्ट एनी अदर कॉरपोरेट डेटर। जो सेक्शन 16 है कोड का वो भी अमेंड किया गया एंड कहा गया कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है प्रोफेशनल वो अपॉइंट करना होगा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ताकि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। सेक्शन 23 को भी अमेंड किया गया ताकि जो रिजोल्यूशन है उसे इनेबल किया जा सके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि वो अफेयर्स भी मैनेज कर सके ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड। सेक्शन 223A भी इंसर्ट किया गया ताकि जो लायबिलिटी है कॉर्पोरेट डेटर की ऑफेंस के लिए प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ CIRP वो सीज हो जाएगी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इस अमेंडमेंट से काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे जो कि नीडेड है इंसॉल्वेंसी सेक्टर के अंदर। इससे क्लियर हो जाएगा, रिलीफ होगा दोनों कॉर्पोरेट डेटर के लिए भी क्रेडिटर्स के लिए भी। एंड जो थ्रेशोल्ड है वो इंट्रोड्यूस करता है कि एडमिशन जो होगी अननेसेसरी केसेस की वो कम हो जाएगी। लेकिन एंटिसिपेशन के बावजूद जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है उसको इंक्लूड नहीं किया गया अमेंडमेंट में एंड यही सेम एक्सपेक्टेड है कि वो नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा। मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 मेन पॉइंट्स मैं आपको इसके पढ़ाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो लोकसभा हैज़ गिवन इट्स नोट टू द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2019। इससे जो आपका मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 अमेंड हो रहा है। बिल के अंदर कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे फॉर कॉम्पोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसिंग कम माइनिंग फीस। देन आपका जो रिक्वायरमेंट है प्रीवियस अप्रूवल का वो भी डिस्पेंस्ड हो गया है एंड रिमूवल होगी ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल। जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैं वो न्यू बिडर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे एंड एडवांस एक्शन होगा ऑक्शन का भी। एंड ये ध्यान रखिएगा 2018 में गवर्नमेंट ने कमर्शियल माइनिंग अलाउ कर दी थी बाय प्राइवेट एंटिटीज़, लेकिन जो नॉन कोल कंपनीज़ हैं वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया इसमें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन कोल माइनिंग। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इससे जो सेक्टर है वो ओपन हो जाएगा आउटसाइड स्टील एंड पावर एंड एक एफिशिएंट एनर्जी मार्केट मिलेगी। इंडिया अभी 235 मिलियन टन कोल जो है वो लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है एंड 135 मिलियन टन की जो वैल्यू है वो 1,71,000 करोड़ है जो कि डोमेस्टिक रिजर्व्स को पूरा करने के लिए चाहिए। एंड इससे जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो मोनोपोली है वो कम होगी एंड इंडिया को एक्सेस मिलेगा हाई एंड टेक्नोलॉजी में ताकि वो अंडरग्राउंड माइनिंग को कर सके। न्यू माइनिंग टारगेट 2018 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है एंड मिलियन माइनिंग टारगेट 1.5 बिलियन टन है 2020 तक। 1 बिलियन टन जो है वो सेट किया गया है फ्रॉम कोल इंडिया एंड 500 मिलियन टन्स फ्रॉम नॉन कोल इंडियन एंटिटीज़। जो टारगेट है वो रिवाइज किया गया 1 बिलियन टन बाय 2023 टू 2024। परमिशन कौन देता है? तो ये आपके 2 एक्ट्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े यही आपको ध्यान रखने हैं। नाउ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, तो सेंटर ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि वो सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 को इन्वोक करें ताकि हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरीज को इन्फोर्सेबल किया जा सके। अभी 60 केसेस कंफर्म हुए हैं तो अभी तो देखिए 20,000 को भी पार कर गए। जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 है वो यही बताता है कि जो एपिडेमिक आया था बुबोनिक प्लेग का वो किस तरीके से फैला था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1890 में एंड उसको कैसे टैकल करना है। इस एक्ट को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? बिकॉज इसके अंदर अब्यूज़ है एंड 1897 में जिस साल ये लॉ को इन्फोर्स किया गया तो फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक को पनिशमेंट मिली थी 18 महीने की, 1.5 साल की, जब उनके न्यूज़पेपर केसरी और महारत जो है वो उन्होंने इंपीरियल अथॉरिटीज़ को एडमोनिश किया था उनके प्लेग एंडेमिक को हैंडल करने के लिए।
इस एक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी हैं वो कुछ स्पेशल मेजर्स लेती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं आउटब्रेक को कंटेन मीन्स उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ टेम्पररी रेगुलेशंस बनती हैं एंड किस तरीके से खर्चे होंगे वो सब डिसाइड करती हैं। एंड इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनस ट्रैवलिंग बाय रेलवे एंड इन हॉस्पिटल एंड पेनल्टीज़ होती हैं अगर कोई रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। एंड लीगल प्रोटेक्शन मिलती है इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स को। एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल्स हम करेंगे। 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे गुजरात वडोदरा के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जो खेदकर सिया विलेज है वाघोडिया तालुक के अंदर, वो कॉलेरा अफेक्टेड है एंड 31 पर्सनस को कंप्लेंट आई है। 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया एंड डेंगू से डील करने के लिए ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था एंड 500 जो थे वो चार्ज भी किए गए थे ऑफेंडर से। 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू को टैकल करने के लिए जो सेक्शन 2 था वो यूज़ किया गया था ताकि ओपन स्क्रीनिंग सेंटर्स हो सके सिविक हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द सिटी एंड स्वाइन फ्लू को नोटिफिएबल डिसीज डिक्लेयर किया गया था। नाउ मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, तो देखिए यह भी लिखा है दिस वाज कवर्ड रिसेंटली ऑन दिस, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020, तो मेजर अथॉरिटीज़ बिल 2020 लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि डिसेंट्रलाइज हो सके डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफेशनलिज्म आए, फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो सके। एंड लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ये हम लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पढ़ चुके हैं। इससे अब इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 है वो रिप्लेस होगा एंड जो मेजर पोर्ट्स है वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे विद फुल ऑटोनॉमी। फीचर्स पढ़ लेते हैं। एक तो आपका जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के कंपैरिजन में जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 है, वो जो सेक्शंस हैं इसके अंदर वो 134 से 76 कर देंगे। जो ओवरलैपिंग एंड ऑब्सोलेट सेक्शंस हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। जो सिंप्लीफाइड कॉम्पोजिशन है मीन्स 11 से 13 मेंबर्स होंगे एंड अभी 17 to 19 है तो अब कम कर दिए जाएंगे। प्रोविजंस होगा कि रिप्रेजेंटेटिव्स ले स्टेट गवर्नमेंट के भी, ठीक है। देन आपका जो टैरिफ अथॉरिटी है मेजर पोर्ट्स के लिए, उनको पावर्स मिलेगी कि वो फिक्स टैरिफ भी फिक्स कर सकते हैं मार्केट कंडीशन को देखकर। एक एड जुडिकेटरी बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकें। जो बोर्ड होगा पोर्ट अथॉरिटी का, उन्हें फुल पावर्स मिलेगी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो बोर्ड होगा हर एक मेजर पोर्ट का वो एंटाइटल है कि वो एक स्पेसिफिक मास्टर प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं एंड ये जो मास्टर प्लान होगा ये इंडिपेंडेंट होगा ऑफ एनी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जो प्रोविजंस हैं वो ये भी बनाए गए हैं कि सेफगार्ड करना है पे एंड अलाउंसेज एंड सर्विस कंडीशंस इंक्लूडिंग पेंशनरी बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ मेजर पोर्ट्स एंड टैरिफ ऑफ मेजर पोर्ट्स। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या था? लैंडलॉर्ड मॉडल के अंदर जो पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी होती थी वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती थी एंड एज लैंडलॉर्ड वाइल जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने पोर्ट ऑपरेशंस करती थी। जो पोर्ट अथॉरिटी है वो ओनरशिप मेंटेन करके रखती थी पोर्ट का, जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीज किया जाता था प्राइवेट फर्म्स को। इसके बदले में जो लैंडलॉर्ड पोर्ट होता था उसे शेयर मिलता था रिवेन्यू फ्रॉम प्राइवेट एंटिटी एंड लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी का यही रोल होता था कि वो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज को कैरी आउट करेंगे। नाउ नीड क्या है? नीड यही है कि फेयर कंपटीशन ला सके एंड जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना हो। नाउ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, तो गवर्नमेंट ने मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ला दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ये चीज़ डेलीगेट करे स्टेट्स को बाय द ऑर्डर्स ड्यूरिंग 1972 to 78 एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। तो दिस इज़ अगेन ड्यू टू कोविड-19। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आपका 1955 में स्टार्ट हुआ था, जो कि गवर्नमेंट उसे यूज़ कर सकती है रेगुलेट करने के लिए प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए होल होस्ट ऑफ कमोडिटीज़ जो उन्हें इसेंशियल लगते हैं टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट फेयर प्राइजेस। इस लिस्ट में ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब न्यू कमोडिटीज़ भी ऐड कर दी गई हैं। इस एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP भी फिक्स कर सकती है ऑफ एनी पैकेज प्रोडक्ट जो उन्हें इसेंशियल कमोडिटी लगे।
बट वाई द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे सेड दैट दिस एक्ट इज आउटडेटेड एंड मस्ट गो, क्योंकि सितंबर 2019 में सेंटर ने जब ईसी एक्ट को इम्पोज किया स्टॉक लिमिट्स ऑन ऑनियंस आफ्टर हैवी रेन्स वेप्ड आउट क्वार्टर ऑफ द खरीफ क्रॉप, एंड जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ गए। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं रिटेल होलसेल ट्रेडर्स पे वो इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि होर्डिंग ना हो एंड सप्लाई बनी रहे। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि जो ECA एक्ट है वो फेल है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन होर्डिंग एंड स्टोरेज। लॉन्ग टर्म में जो एक्ट है वो डिसइंसेंटिवाइजेस करता है डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना ही हम इसके अंदर करेंगे। नाउ यूपी प्रॉपर्टी डैमेज ऑर्डिनेंस, तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है जिसके थ्रू स्टेट को अलाउ किया जाएगा कि वो कॉस्ट ऑफ डैमेजेस को रिकवर करे जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाया हो पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स। तो इसके अंदर क्लेम ट्रिब्यूनल्स खोले जाएंगे एंड स्वीपिंग पावर्स दी जाएंगी न्यू क्लेम ट्रिब्यूनल्स को कि वो कॉम्पनसेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो अवार्ड होगा कॉम्पनसेशन का मेड बाय द ट्रिब्यूनल वो फाइनल होगा एंड किसी भी सिविल कोर्ट में उसे अपील नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जिसे अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक मेंबर होंगे जो कि ऑफिसर होंगे ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर। कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा मींस गठित किए जाएंगे मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स फॉर अ सिंगल इवेंट, एंड वन एसेसर भी अपॉइंट किया जाएगा जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हो टू एसेस सच डैमेज फ्रॉम अ पैनल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? इट बार्स एनी सिविल कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो आपका जो ऑर्डिनेंस है वो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट वन हैज़ नो नेक्सस टू अ प्रोटेस्ट, हड़ताल, स्ट्राइक, बंद ड्यूरिंग विच जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्शन हो पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटीज़ इस लॉ के अंदर होगा एंड लेकिन नेचर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 के अंदर जो लायबिलिटी होगी उसे एक्चुअल परपेटुअर्स बॉर्न करेंगे जो कि इंस्टिगेट या फिर इंसाइट्स करते हैं इस तरीके के क्राइम। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल 2020 अभी हमने किया था, ये कल की वीडियो में हमने किया था। नाउ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक बिल 2019, तो ये बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है। इससे होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 रिपील हो गया है एंड इसके अंदर 20 मेंबर्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कमेटी, एंड सर्च कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे एंड 3 एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें नॉमिनेट करेंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें से 2 के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए होम्योपैथिक फील्ड में। एंड विद इन 3 ईयर्स जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनका काम यही है पॉलिसीज़ बनाना एंड ऑल। डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ। एनआरसी हम कई बार कर चुके हैं, बस इसका ये रीज़न पढ़ लेते हैं क्यों न्यूज़ में आए दोबारा से। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो एनआरसी का प्रिपरेशन है वो नेसेसरी एक्सरसाइज है किसी भी सॉवरन कंट्री के लिए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके सिटीजन्स की फ्रॉम नॉन सिटीजन्स। तो ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं एंड अभी हम इसको दोबारा रीड नहीं करेंगे। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जो ड्राफ्ट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 वो अनवील किया एंड इससे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है एंड टाइमलाइंस को रिड्यूस करने की फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो इसके की हाइलाइट्स क्या हैं? जो इंडिजीनियस कंटेंट है दैट इज़ IC वो स्टिपुलेट किया गया है काफ़ी सारी कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट में एंड उसे बढ़ाया गया है बाय अबाउट 10% टू सपोर्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो लीजिंग होगी उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ न्यू कैटेगरी एंड जो लेसर होगा वो इंडियन भी हो सकता है ग्लोबल भी हो सकता है ताकि बाय एंड मेक कैटेगरीज को ऐड किया जाए टू द एग्जिस्टिंग और टू सब्सटीट्यूट ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटलेज विद पीरियोडिकली रेंटल पेमेंट्स। न्यू कैटेगरी जो बाय होगी ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिनिमम 50% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ एंड ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट होगा जो कि 3 से 5 साल तक चलेगा आफ्टर द वारंटी विच वुड बी 3 to 5 years आफ्टर द वारंटी पीरियड ओवर। प्राइस वेरिएशन क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है एंड जो डिलीवरी स्केड्यूल है वो 60 months यानी कि 5 years से भी ज़्यादा है।
जो पहला डीपीपी था वो 2002 में स्टार्ट किया गया था, अगेन टू ग्रो डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड सेल्फ रिलायंस. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम. तो कैबिनेट ने इसे भी इम्प्रूव कर दिया है. इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कुछ फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ के साथ, कॉमन फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ के साथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स. इसको ये सपोर्ट करेगा सेटिंग अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स एंड कॉमन फैसिलिटीज़ सेंटर्स. नाउ ये क्लस्टर्स क्यों बनाए गए हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो इसी अकॉर्डिंग बनाया जाएगा ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके, एंड जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो अपग्रेड करेगा कॉमन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को. बेनिफिट्स, कॉमन पॉइंट्स हैं. एम्पीलेट्स, देन अगेन ये भी मैं आपको इसको दोबारा से मेन पॉइंट आपको इसके बता देती हूँ. गवर्नमेंट के जो एफर्ट है फॉर कोविड-19, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने एक सर्कुलर इशू किया है फॉर वन टाइम डिस्पेंसेशन फॉर यूटिलाइजिंग फंड्स अंडर द एम्पीलेट्स, ताकि कोविड-19 का जो खर्चा है उसको मीटअप किया जा सके. तो इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया है टू रिकमेंड फंड्स ताकि वो इक्विपमेंट्स परचेज कर सके फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. तो एमपी लेड स्कीम जो थी वो 1993 में स्टार्ट की गई थी, ताकि देखिए पहले ये स्टार्ट हुई थी 5 लाख से, एंड फिर धीरे 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 बढ़कर ये 5 करोड़ तक पहुंची थी. तो अभी तो बस इतना ही ध्यान रखें कि ये 5 करोड़ हाँ हर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलता है, एंड ये जो प्लान स्कीम है दिस इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो एमपीज़ को हर साल रिकमेंड किया जाता है कि जो 15% जो अमाउंट होगी एमपी लेट्स एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर इनहैबिटेड बाय एससी एंड 7.5% फॉर एसटी. इससे जो ट्रस्ट हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनका बेटरमेंट होता है. ट्राइबल पीपल का 75 लाख रुपीज़ का बिल्डिंग एसेट्स बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़. तो जो रिलीज़ ऑफ फंड्स हैं वो फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं ग्रांट्स इन एड की फॉर्म में, नॉन लैप्सेबल है, एंड जो लायबिलिटी है वो रिलीज़ नहीं की जाती इन अ पर्टिकुलर एरिया बट इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स. एमपीज़ का जो रिकमेंडरी रोल रहता है इस स्कीम में, वो रिकमेंड करते हैं अपने चॉइस ऑफ वर्क्स टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो उनके वर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एम्पावर्ड है कि वो एग्जामिन कर सके एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क सैंक्शन फंड्स एंड सिलेक्ट कर सके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज प्रायोरिटाइज वर्क्स. नाउ वर्क का रिकमेंडेशन लोकसभा मेंबर्स वर्क्स को रिकमेंड कर सकते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वर्क सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री. स्केड्यूल H1 ड्रग, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एंटी मटेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अंडर शेड्यूल H1, एंड ये सेक्शन 26B ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को यूज़ किया गया है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए. ठीक है, तो इसकी जो सेल है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन. जो इस ड्रग का सेल होगा वो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के अकॉर्डिंग ही होगा. केमिस्ट को रिकॉर्ड बनाने होंगे, नेम एंड एड्रेस लिखना होगा, प्रिस्क्राइबर का, पेशेंट का नाम, ड्रग का नाम, क्वांटिटी कितनी सप्लाइड हुई, एंड 3 साल तक उसे मेंटेन करके रखना होगा. स्केड्यूल H1 ड्रग्स, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 हैं, वो सेट ऑफ रूल्स है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जो कि प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाए इनटू 3 शेड्यूल्स, एंड गाइडलाइंस भी हैं कि कैसे स्टोर करना है, सेल करना है, डिस्प्ले करना है. इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन GSR 588 ब्रैकेट A डेटेड 30/8/2013, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी TB एंड कुछ और ड्रग्स को भी देखा जा सके. इसमें 3rd एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स एंड एंटी TB ड्रग्स भी होते हैं. तो केरला रिलैक्सेशन क्यों चाहती है FRBM रूल्स के अंदर? तो जो इमरजेंसी रिलीफ पैकेज है, तो केरला ने कहा है कि 12,500 करोड़ वो मार्केट से उठाना चाहती है इन अप्रैल इटसेल्फ. तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने
सेंटर को रिक्वेस्ट की है कि वो केरला को फ्लेक्सिबिलिटी दे अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ताकि जो स्टेट फाइनेंस है वो इम्पैक्ट ना हो इन द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग ऑन April 1। तो केरला अर्लीस्ट स्टेट थी जहाँ पे जो 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया गया था, ताकि जो लाइवलीहुड्स है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जिन पर असर पड़ा है बैटल कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने के लिए 21 डे नेशन वाइड लॉकडाउन को इंक्लूड करते हुए। तो FRBM कैसे काम करता है, ये लॉ के अंदर एस्केप क्लोज है एंड सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट जो सेंटर है वो एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट को एक्सीड कर सकता है, दैट इंक्लूड नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, नेशनल कैलामिटी, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब रीजंस की वजह से। तो आपका FRBM एक्ट 2003 फाइनेंशियल डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करता है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। तो इसका एम यही है ट्रांसपेरेंसी लेके आना एंड इंडिया फिस्कल स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ सके। इसके जो फीचर्स हैं वो यही हैं कि मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट को अप्लाई करें। ओके, नाउ अमेंडमेंट्स क्या हैं, 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने चेंज लाए थे एंड इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। 2016 में कमेटी थी अंडर NK सिंह, उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए। NK सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन यही दी कि जो टारगेट है डेप्ट को प्राइमरी टारगेट की तरह यूज़ किया जाए फॉर फिस्कल पॉलिसी एंड ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए बाय 2023। फिस्कल काउंसिल एक ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 और मेंबर्स होंगे जिन्हें सेंटर ही अपॉइंट करेगी। डेविएशन जो कमेटी है वो ग्राउंड्स भी सजेस्ट करती है कि किस बेसिस पे डेविएट कर सकते हैं इस एक्ट से, एंड इस कमेटी के सजेशंस के बेसिस पर ही गवर्नमेंट मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम द RBI जब तक सेंटर के पास कोई टेम्पररी शॉर्टफॉल ना हो, RBI ना प्रेस्क्राइब करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, RBI ना परचेज करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। Now companies fresh start scheme 2020 and revised LLP settlement scheme 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 एंड रिवाइज द LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 अगेन, ताकि रिलीफ प्रोवाइड करा जा सके टू लॉ अबाइडिंग कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये जो स्कीम्स हैं ये अगेन आपका वन टाइम वेवर है एडिशनल फाइलिंग फीस का एंड इससे इम्यूनिटी मिलेगी पेनल प्रोसीडिंग से एंड जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस होगा एक फ्रेश स्टार्ट की तरह। एडिशनल टाइम मिलेगा अपील्स को फाइल करने के लिए बिफोर द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर्स। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो इसके अंदर पार्टनरशिप्स एंड कॉरपोरेशंस के बारे में पता चलता है। एक LLP में एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल या फिर लायबल नहीं होता फॉर द पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। तो LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलती रहेगी लॉन्ग टाइम एंड सेपरेट लेजिस्लेशन होने की वजह से जो प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो LLP में अप्लाइड नहीं होते, बट इट इज़ रेगुलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज एन एक्रोनिम यूज़ करती है। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं टुवर्ड्स द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। ये 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890 एंड इसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था नवंबर 1998 के अंदर। ठीक है, मेन पॉइंट्स यही हैं ताकि जो पैसा है उसको स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग एंड कोचिंग देना, स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना, इक्विपमेंट्स देना ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रॉब्लम्स को देखना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, लो इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना। इसका काउंसिल ध्यान रखिएगा, काउंसिल है जिसे कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन मिनिस्टर होम यूथ अफेयर्स के एंड स्पोर्ट्स के वो चेयरपर्सन होते हैं
जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के, चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कॉरपोरेशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड्स। नौ प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। नेशनल पेंशन स्कीम है, ट्रेडर, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की 34,000 पीपल जो है वो अभी तक इसमें एंगेज हो चुके हैं। लेबर मिनिस्ट्री का विजन है कि 25 लाख एनरोलमेंट्स करने हैं फॉर द स्कीम 2019-20। बाकी ये हम कई बार कर चुके हैं कि ये है क्या, वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये हमने कई बार कर लिया है। वी विल नॉट रीड इट अगेन। देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि ये हम पहले ही कर चुके हैं। भारतीय जन औषधि परियोजना भी हम कर चुके हैं, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए जन औषधि वीक जो है वो 1 मार्च से 7 मार्च 2020 तक सेलिब्रेट की जाती है। नेशनल ईस्ट वेंचर फंड, तो इससे 18 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं 12 स्टार्टअप्स को टिल डेट। इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्लियामेंट। एंड नेशनल नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड सितंबर 2017 में स्टार्ट किया था। इसे नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, एम डोनर के साथ मिलकर। ये एक क्लोज एंडेड फंड है, इसके अंदर कैपिटल कमिटमेंट 100 करोड़ है एंड ये पहला वेंचर कैपिटल फंड था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। एम यही है वहाँ की डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएशन के लिए रिटर्न्स को, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को अचीव करना। इसके अंदर 25 लाख से लेके 10 करोड़ रुपीस पर वेंचर है जो कि एक लॉन्ग टर्म है एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 4 to 5 ईयर्स है। पीएम उज्ज्वला योजना भी हम नहीं करेंगे, बस मेन पॉइंट्स इसके अंदर पढ़ेंगे, योजना हम नहीं करेंगे बिकॉज ये हम कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑब्जर्वेशंस पीएम उज्ज्वला योजना के लिए जो गवर्नमेंट है सितंबर 2019 में, देखिए सितंबर 2019 में कहा है ना, तो ये हम कर चुके हैं। 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। सिर्फ 3 स्टेट्स है जो कैरोसिन फ्री हो पाई, एक तो आपका हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, हब से ध्यान रखिए। एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली, चंडीगढ़, आपका दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी, ये भी केरोसिन फ्री हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये अब स्कीम बंद कर दी गई है, ये अब रनिंग नहीं करेगी, नो लॉन्गर रनिंग। इसके रीजंस क्या थे वो हमने कर लिए थे। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स भी हम कई बार कर चुके हैं, अगेन क्यों न्यूज़ में है से वो बताएंगे। एक सीरीज़ ऑफ जजमेंट डिलीवर की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लास्ट फ्यू वीक्स में, जिसके अंदर फोकस आया फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में इन आसाम। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स 1964 में स्टार्ट किया गया था। वो एडवोकेट्स जो 35 साल से कम एज के ना हो, 7 ईयर्स उनके पास प्रैक्टिस हो, या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हो असम जुडिशियल सर्विस से, या फिर रिटायर्ड आईएएस या फिर एसीएस ऑफिसर्स हो जिनकी रैंक सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे ना हो, एक्सपीरियंस हो क्वासी जुडिशियल वर्क्स के अंदर। कौन इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड बाकी सब हम कर चुके हैं। नाउ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फोरम, तो ये भी हम बस मेन पॉइंट्स करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम न्यू फोरम है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है ताकि कॉम्प्लेनेंट को कॉम्पनसेट किया जा सके 11,000 रुपीज़ फॉर डिलीवरिंग अ डिफेक्टिव मोबाइल हैंडसेट एंड फेल्ड टू रिड्रेस द ग्रीवेंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं ये, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं करेंगे हम। इसके अंदर गुड्स सर्विसेज दोनों आते हैं एंड 20 लाख होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, 1 करोड़ तक होते हैं स्टेट कमीशन एंड 1 करोड़ से ज़्यादा होते हैं आपके नेशनल कमीशन के अंदर। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट जो है वो फाइल हो सकती है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है, रेमेडी मिलती है एंड इज़ एन ऑल्टरनेटिव इन एडिशन सिविल सूट, एंड कोई कोर्ट फी नहीं पे करनी होती, सिर्फ एक नॉमिनल फ़ी पे करनी होती है। ये ध्यान रखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर, वो 1 करोड़ कर दिया गया है 20 लाख की जगह। पहले 1 करोड़ तक था स्टेट में, अब 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है, एंड नेशनल में 10 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड जहाँ पे वैल्यू 10 करोड़ तक हो तो नेशनल कमीशन विल हियर द कंप्लेंट्स अबव दैट वैल्यू। नाउ टेक फॉर ट्राइबल्स, तो ट्राइफेड ने लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम्स।
इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ मिलकर, ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके। एम यही है, 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। इसे सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। एंड एम यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप हो सकें अंडर प्रधानमंत्री वन धन योजना। 30 डे का प्रोग्राम होगा, ओवर 6 वीक्स, 120 सेशंस होंगे। एंड जो कोर्स करिकुलम है उसके अंदर अचीवमेंट, मोटिवेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज एंड आइडेंटिफिकेशन होगा लोकल अवेलेबल NTFP बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का। वंदन केंद्र क्या होते हैं? तो ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर 1200 वन धन विकास केंद्र को इस्टेब्लिश करता है अक्रॉस 28 स्टेट्स, जिसमें 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स भी होते हैं। एक टिपिकल जो आपका वन धन विकास केंद्र है उसके अंदर 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं एंड 20 ट्राइबल गैदरर्स। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? ताकि जो वैल्यू चेन है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, वो 20% से बढ़ाकर 60% की जा सके। MSP फॉर MFP, तो गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट लेकर आया है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP स्कीम ड्यू टू COVID-19। ये 2013 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसके थ्रू नॉन नेशनलाइज्ड एंड नॉन मोनोपोलाइज्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केट किया जाता था एंड एक वैल्यू चेन डेवलप की जाती थी फॉर MFP थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दिस इज़ अगेन फॉर सोशल सेफ्टी फॉर MFP गैदरर्स। इसके अंदर 12 MFPs जो हैं वो कवर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। MFP जिसको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, ये मेन सोर्स है STs के लिए जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हों। 100 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो कि इन पर डिपेंड है फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड कैश इनकम। नाउ न्यू मेजर्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया था, इस योजना के अंदर दिया है ताकि कोरोना वायरस से डील किया जा सके। तो इंश्योरेंस स्कीम होगी, हाँ जी ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, इंश्योरेंस स्कीम होगी उन हेल्थ वर्कर्स के लिए जो कि COVID-19 से फाइट कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो इंश्योरेंस है ये कितना है? हेल्दी प्रोफेशनल को जो COVID-19 के मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 50 लाख रुपए से कॉम्पनसेट किया जाएगा। इसमें सभी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स कवर्ड है। अभी 22 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें ये इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट वो कवर किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ गरीब लोगों को यानी कि 2/3 कंट्री पॉपुलेशन को 5 kg राइस एंड वीट मिलता है हर महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज। इसके साथ साथ 5 kg उन्हें ऑलरेडी मिल जाता है। 1 kg दाल मिलती है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। एक एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन फॉर ऑल द अबव मेंशन इंडिविजुअल 1 kg पर फैमिली। एंड फार्मर्स को क्या बेनिफिट है? जो पहली इंस्टॉलमेंट है 2000 की जो कि ड्यू हो 2020-21 में, वो फ्रंट लोडेड हो जाएगी एंड अप्रैल 2020 में पे की जाएगी अंडर PM किसान योजना। इससे 8.7 करोड़ फार्मर्स को मदद मिलेगी। कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा 20.40 करोड़ अंडर PMJDY विमेन अकाउंट होल्डर्स। उन्हें 500 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। गैस सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 8 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने के लिए। वेज अर्नर्स जिनकी इनकम 15,000 से कम हो, हैविंग इन बिजनेसेस जहाँ पे लेस देन 100 वर्कर्स हों, तो 24% मंथली वेजेस इनटू देयर PF अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड दिव्यांग, इनको 1000 रुपये टू टाइड ओवर डिफ़िकल्टीज़ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। मनरेगा वेजेस को 20 रुपीज़ से बढ़ाया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। जो वेज इंक्रीज़ होगा उससे एडिशनल 2000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा वर्कर को। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 10 से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है।
ठीक है। देन अदर कंपोनेंट्स, एम्प्लॉयज़ जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेशंस हैं वो सभी पैंडेमिक को इंक्लूड करेंगे, एंड 75% ऑफ द अमाउंट और 3 मंथ्स वेजेस जो भी लोअर होगा। वेलफेयर फंड फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देंगी टू यूटिलाइज दिस फंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू दीज वर्कर्स टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट इकोनॉमिक डिसरप्शंस। नाउ आरबीआई का कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी अपने मेजर्स के साथ आई है, एंड ये अपने बाय मंथली मीटिंग कैलेंडर के साथ आए फर्स्ट टाइम, ताकि जो लिक्विडिटी है 4 स्टेप्स लिक्विडिटी बढ़ानी है, लोअर पॉलिसी रेट्स जो है वो ट्रांसमिट करने हैं, एंड जो 3 मंथ का विंडो है वो प्रोवाइड करना है, वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करना है, एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो मेजर्स क्या क्या, रेपो रेट को कट कर दिया गया है 75 बेसिस पॉइंट से, एंड 3 क्वार्टर्स जो आपका 100 बेसिस पॉइंट था 4.4% कर दिया गया है। जो लो रेपो रेट है उससे इंटरेस्ट रेट का बर्डन जो है वो कम होगा, एंड लोअर रेट से ईजियर हो जाएगा कि लोन्स ले सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड फॉर हाउस होल्ड्स फॉर होम्स व्हीकल्स एंड सो ऑन। रिवर्स रेपो रेट भी 9 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है 4% पे। ये वो रेट होता है जिसके थ्रू बैंक लेंड करता है टू आरबीआई। जो रिडक्शन है 4%, ये मीन्स अनअट्रैक्टिव टू बैंक्स टू पार्किज विद द आरबीआई, एंड जो बैंक्स होंगी वो लैंड करेंगी इस पैसे को। मोरेटोरियम इन ऑन रिपेमेंट्स ऑफ लोन्स, तो ये आपका जो आरबीआई है वो बैंक को अलाउ करेगा टू डेफर पेमेंट ऑफ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑन होम, कार, पर्सनल लोन्स एज वेल एज क्रेडिट कार्ड ड्यूज फॉर 3 मंथ्स टिल May 31। आरबीआई लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बैंक्स को भी अलाउ करेगा कि वो वर्किंग कैपिटल रीपेमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो 3 मंथ्स तक डेफर कर सकेंगे। बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस मीन्स अफेक्ट होगा उनके कैश फ्लोज को, क्योंकि उनको रीपेमेंट्स नहीं मिलेंगी फॉर 3 मंथ्स, लेकिन आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो भी कम कर दिया है, तो कैश रिजर्व रेशो जो है वो 3% पर ला दिया है। कैश रिजर्व रेशो मीन्स परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास रखने होते हैं, एंड अब ये 3% हो गया है, पहले 4% था शायद, क्योंकि हमने अभी 1-2 महीने पहले करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा था। इससे 1.37 ट्रिलियन रुपीज़ जो होंगे वो बैंक्स के पास अवेलेबल होंगे टू लैंड। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, तो आरबीआई जो है वो मनी देगी बैंक्स को टोटल ऑफ 1 ट्रिलियन, ताकि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सके, एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करेगी। एमएसएफ दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो 1.37 करोड़ रुपीज़ ट्रिलियन करोड़ रुपीज़ ये अवेलेबल किए गए हैं ड्यू टू द इमरजेंसी लैंडिंग विंडो, एंड ये इमरजेंसी के टाइम पर लिए जाते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब जो बैंक हैं वो 3% तक बोरो कर पाएंगे, जबकि अभी 2% था। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे वीडियो दैट इज़ रेयर डिसीज डी, तो ये 29 फेब को ऑर्फन डिसीज़, कोई भी डिसीज़ जिसके अंदर स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हो। ज़्यादातर जो रेयर डिसीज़ेज़ होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, जैसे कि आपकी हेमोफीलिया, थैलासीमिया, तो बहुत सारी हैं, अनीमिया, देन आपका चिल्ड्रन के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यूनो डिसीजेज़, lysosomal storage disorders such as Pompe disease, Hirschsprung disease, Gaucher disease, cystic fibrosis, hemangiomas, and certain forms of muscular dystrophies। तो ये आपकी जो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, बल्कि अपने अकॉर्डिंग ही इसको देखा जाता है। यूएस के अंदर जो 2 लाख लोगों से ज़्यादा अफेक्ट करे वो आपकी रेयर डिसीज़ है, एंड ये डेफिनेशन सेम डेफिनेशन यूज़ करता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स। एंड ये ध्यान रखिए, इंडिया के जो यूनियन मिनिस्ट्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने जनवरी में एक नेशनल पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 450 रेयर डिसीजेस पब्लिश किया गया था। ये पहली पॉलिसी थी जो 2017 में बनाई गई थी, एंड इसके लिए कमेटी भी बनाई थी 2018 में, ताकि रिव्यू कर सके। सो थैंक यू सो मच। इसका थैंक यू सो मच से पहले 3 कैटेगरीज और देख ले रेयर डिसीजेस की। 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, एंड जहाँ पे कॉस्ट जो हो वो लो हो लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो, एंड आपका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 15 लाख है टू द पेशेंट्स इन द 1 टाइम जिनको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए इन द राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम, एंड इससे जो बेनिफिशियरीज है वो लिमिटेड है टू द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हम कल करेंगे, डेली 80 पेजेस का ही हमारा टारगेट है।
सॉरी 30 पेजेस का हमारा टारगेट है, एंड इसको मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मार्च में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें। हम इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत जल्दी करेंगे, तो थैंक यू।